जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सुपर एजुकेशन में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन इतिहास, और इसमें मैं लाया हूँ 50 से 80 प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर, देखते हैं अपने प्रश्नों को। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर से दक्षिण तक कहाँ तक विस्तार बताइए। उत्तर से दक्षिण कहाँ तक विस्तार बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांडा से दैमावाद। क्या हो जाएगा दोस्तों, मांडा से दैमावाद। अगर हम देखें मांडा से दैमावाद, मांडा कहाँ है दोस्तों, मांडा हमारा है जम्मू कश्मीर में और दैमावाद है महाराष्ट्र में। कहाँ है मांडा दोस्तों, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। और हमारा जो दैमावाद है ये है हमारा महाराष्ट्र में। कहाँ है दोस्तों, महाराष्ट्र में। अगर हम नदी की बात करें तो नदी है चेनाब से। अगर पूछ ले दोस्तों, अगर नदी की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा चेनाब से, चूँकि जम्मू कश्मीर में चेनाब है और चेनाब से गोदावरी। क्या हो जाएगा दोस्तों, गोदावरी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व से पश्चिम विस्तार कहाँ तक है बताइए। पहले था उत्तर से दक्षिण तक, दैमावाद से मांडा से दैमावाद। अब है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व से पश्चिम विस्तार कहाँ तक बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आलमगीर से सुतकागडोर। क्या हो जाएगा, आलमगीर से सुतकागडोर। ठीक है दोस्तों। अगर हम नदी की बात करें कि किस नदी के से किस नदी तक है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा बताइए। तो इसका हो जाएगा हिंडन नदी से दास्क नदी तक। क्या हो जाएगा दोस्तों, हिंडन नदी से दास्क नदी तक। हिंडन नदी से कहाँ तक हो जाएगा दोस्तों, दास्क नदी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है, लौह युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है, ताम्र युगीन सभ्यता है, इनमें से कोई नहीं बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है कांस्य युगीन सभ्यता। कैसी है दोस्तों, कांस्य युगीन सभ्यता। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में जुड़े जुड़े हुए खेत कहाँ से मिलते हैं, जुते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा जुते हुए खेत। क्या हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता में जुटे हुए खेत कहाँ से मिलते हैं बताइए। चौथा का उत्तर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कालीबंगा, जो कि कहाँ है, राजस्थान में। कहाँ है दोस्तों, राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो कुछ साक्ष्य मिले हैं और उनको हम देख लेते हैं। जैसे कांच की नृत्य की मूर्ति बताइए कहाँ पर है, कहाँ से प्राप्त हुई है। कांच की नर्तकी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से। और मटका बनाने का कारखाना साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ बताइए। तो ये हो जाएगा चौंदड़ों से दोस्तों। कहाँ से हो जाएगा, चौंदड़ों, ध्यान रखना। डाकयार्ड कहाँ से प्राप्त हुआ बताइए दोस्तों। डाकयार्ड जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये दोस्तों लोथल से प्राप्त हुआ है। फिर है घोड़े की हड्डी के अवशेष के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, सुतकागडोर। बताइए कहाँ से मिले हैं, सुतकागडोर। और सुतकागडोर कहाँ है, गुजरात में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई जहाँ पर डेयरी के साक्ष्य मिले, बताइए वो कौन सा स्थान है दोस्तों। यहाँ पर डायरी नहीं होगा, डेयरी का। दोस्तों क्या हो जाएगा, डेयरी। आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों, हाल ही में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई जहाँ पर डेयरी के साक्ष्य मिले हैं, बताइए। नवे का राइट आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा कोटड़ा अदली। क्या हो जाएगा, जो कि राजस्थान में, कोटड़ा अदली राजस्थान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, बताइए।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा धौलावीरा। और ये कहाँ है दोस्तों? ये है हमारे गुजरात में। धौलावीरा कहाँ है दोस्तों? ये है गुजरात में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। फिर अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? बताइए ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? पहले मंडल में, दूसरे मंडल में, तीसरे मंडल में और चौथे मंडल में? बताइए इसका सही और सटीक उत्तर क्या होगा? बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र का उल्लेख है तीसरे मंडल में। याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद के कौन से मंडल में सोम देवता का उल्लेख है? बताइए बताइए सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? बताइए। ये दोस्तों बहुत ही बार प्रश्न पूछा गया है और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नवे मंडल में। कौन है? नवे मंडल में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर अगला प्रश्न है हमारा, सत्यमेव जयते वाक्यांश का उल्लेख कहाँ मिलता है? बताइए सत्यमेव जयते वाक्यांश का उल्लेख कहाँ मिलता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। दोस्तों ये सभी प्रश्न के जो उत्तर हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और ये आगे भी पूछे जाएंगे, तो ध्यान से दोस्तों इनको पढ़ना है। फिर अगला है हमारा, वेदों में गाय को क्या कहा जाता है? बताइए वेदों में गाय को क्या कहा जाता है? कामधेनु, अगन्या, कामधेनु और अगन्या, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगन्या। ध्यान रखना है दोस्तों, क्या है इसका राइट आंसर? अगन्या। आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, वेदांग की संख्या होती है? बताइए वेदांग की संख्या दोस्तों होती है हमारी 6। कितनी होती है? वेदांग की संख्या होती है 6। और हमने सबको एक साथ लिख दिया है ताकि आपको याद रहे। तो कौन कौन से वेदांग है? तो है पहला हमारा है शिक्षा। क्या है दोस्तों? शिक्षा। दूसरा है व्याकरण। तीसरा है दोस्तों कल्प। और चौथा है निरुक्त। पांचवा है छंद। और छठा है दोस्तों ज्योतिष। ध्यान रखना है कौन कौन से? शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। फिर अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद में विशेषता किस नदी को कहते हैं? बताइए वितस्ता होगा दोस्तों यहाँ पर। बताइए ऋग्वेद में वितस्ता किस नदी को कहते हैं? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा वितस्ता झेलम नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? झेलम नदी को। किसको कहते हैं दोस्तों? झेलम नदी को। जो हो जाएगा झेलम नदी। और दोस्तों मैं जो भी जैसे कि परशुणी नदी है, मैं सभी नदी को एक साथ ले आया हूँ जो कि प्राचीन काल में अलग अलग उनके नाम थे। तो पहला है परशुणी। परशुणी बताइए क्या कहा जाता था प्राचीन काल में? परशुणी को रावी, अस्कनी को चेनाब, विपाशा को व्यास और दुर्दति को घग्गर। परशुई को रावी, अस्कनी को चेनाब और विपाशा को व्यास, दुर्दति को घग्गर। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये बार बार प्रश्नों में पूछे गए हैं परीक्षाओं में। सॉरी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। फिर अगला प्रश्न है हमारा, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बताइए न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो बताइए इसका राइट आंसर होगा न्याय दर्शन के गौतम। कौन है दोस्तों? गौतम। और योग के अगर पूछ ले तो योग के कौन है दोस्तों? पतंजलि। और शाक्य के अगर पूछ ले तो कपिल मुनि। और वैशेषिक के पूछ ले तो दोस्तों हो जाएगा ये कराद। ध्यान रखना है दोस्तों, अगर न्याय दर्शन के पूछे तो गौतम, और योग के पूछे प्रवर्तक तो पतंजलि, और सांख्य के पूछे तो कपिल मुनि, और वैशेषिक के पूछे तो कराद हो जाएगा। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं।
फिर अगला प्रश्न है हमारा, धर्म चक्र प्रवर्तन का संबंध किस स्थान से बताइए। धर्म चक्र प्रवर्तन का संबंध किस स्थान से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सारनाथ। क्या हो जाएगा दोस्तों, सारनाथ। आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो हम देख लेते हैं। ग्रह ताग को क्या कहा जाता है ये दोस्तों, ग्रह ताग को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। फिर प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता है दोस्तों, धर्म चक्र प्रवर्तन। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मोक्ष को महापरिनिर्वाण जो कि कहाँ प्राप्त हुआ था, और ये सभी प्रश्न जो रिलेटिव हैं किससे, गौतम बुद्ध से रिलेटिव हैं। किससे रिलेटिव हैं, गौतम बुद्ध से। फिर आगे पढ़ते हैं दोस्तों। फिर अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी बताइए। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी बताइए। तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, प्रथम राजगृह कहाँ हुई थी, राजगृह। और इसके जो शासक थे अजातशत्रु थे, और अध्यक्ष थे कौन से, महाकश्यप। दोस्तों कुल संगति कितनी हुई थी, बौद्ध संगतियाँ कुल 4 हुई थी। कितनी हुई थी, ध्यान रखना दोस्तों, 4 हुई थी। अगर प्रथम पूछ ले तो प्रथम राजगृह में हुई थी। उस समय शासक कौन था, अजातशत्रु था। और अध्यक्ष, अगर अध्यक्ष पूछे तो महाकश्यप। दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, और ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर अगला अगर दूसरी पूछ ले, अगर दूसरी पूछ ले तो दूसरी होगी वैशाली में। कहाँ हुई थी बौद्ध संगति, दूसरी हुई थी दोस्तों वैशाली में। और उस समय जो वहाँ के शासक थे कालाशोक, और अध्यक्ष थे सब्बा कबीर। ध्यान रखना है कौन थे, सब्बा कबीर जी अध्यक्ष थे, सब्बा कबीर। और उस समय जो शासक थे सम्राट थे कालाशोक थे। और कहाँ हुई थी, वैशाली में हुई थी। अगर तीसरी पूछ ले तो ये कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तृतीय संगति बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। और उस समय शासक थे अशोक, और उस समय जो महाध्यक्ष थे या अध्यक्ष थे कौन थे दोस्तों, मोहिलीपुत्र तिस्य। कौन थे, मोहिलीपुत्र तिस्य। अगला दोस्तों है चतुर्थ। और चतुर्थ कहाँ हुई थी, कुंडलवन। ये कुंडलवन कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखना दोस्तों, कुंडलवन में हुई थी चतुर्थ। और उस समय शासक थे कनिष्क, और वहाँ के अध्यक्ष उस समय थे, अध्यक्षता किसने की थी, वसुमित्र ने। और ये जो कुंडलवन है दोस्तों ये कहाँ है हमारा, जम्मू कश्मीर में। ये दोस्तों ध्यान रखना है। और ये सभी बौद्ध संगतियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है बताइए। महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, मक्खीपुत्र गौसाल, और उपरोक्त सभी बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मक्खीपुत्र गौसाल। 20वें का राइट होगा मक्खीपुत्र गौसाल। ये ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है बताइए। बताइए मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है बताइए। दोस्तों यहाँ पर विशाखा दत्त होगा। तो यही राइट आंसर होगा दोस्तों, विशाखा दत्त। कौन है दोस्तों, विशाखा दत्त। और ये जो मुद्रा राक्षस है ये कैसा ग्रंथ है, यह एक जासूसी ग्रंथ है। कैसा है दोस्तों, यह एक जासूसी ग्रंथ है। ध्यान रखना है दोस्तों, अगर पूछ ले जासूसी ग्रंथ के बारे में तो आपको सही आंसर लगाना है विशाखा दत्त। कौन है मुद्रा राक्षस दोस्तों, जासूसी ग्रंथ कौन सा है, मुद्रा राक्षस। और किसने लिखा है, विशाखा दत्त ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर अगला मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके लिए लाया हूँ एक साथ जो प्राचीन पुस्तकें हैं और बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं, और मैं उनको एक साथ ले आया हूँ। तो हमारा पहली पुस्तक है मृच्छकटिकम, किसने लिखी बताइए। ये एक साइड में दोस्तों पुस्तकें दी गई हैं, और दूसरी साइड में उसके लेखक। ये क्या है दोस्तों, लेखक। तो मृच्छकटिकम के लेखक हैं शूद्रक। ध्यान रखना है मृच्छकटिकम के, ये दोस्तों बहुत बार पूछा गया प्रश्न। फिर है अगला कादम्बरी के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे बाणभट्ट। कौन है दोस्तों, कादम्बरी के बाणभट्ट। फिर अगला है रत्नावली। रत्नावली के लेखक कौन है दोस्तों, तो बताएंगे हर्षवर्धन। आगे बढ़ते हैं। फिर है सी यू की।
अगर दोस्तों सी यू की पूछ ले तो इसके लेखक हैं वेन्सियांग। कौन है? वेन्सियांग। अगर इंडिका की पूछ ले दोस्तों, ये इंडिका भी बहुत बार पूछी गई है पुस्तक, इंडिका। इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज, ध्यान रखना है। फिर अगला है राजतरंगिणी, इसके लेखक है दोस्तों, कौन है दोस्तों? कल्लड़ हैं। अगर पूछ ले आगे दोस्तों कामसूत्र के, तो कामसूत्र के बताना है वात्सायन, लेखक कौन है दोस्तों? वात्सायन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर अगली पुस्तक है हमारी बुद्ध चरित। बताइए बुद्ध चरित के लेखक। अगर बुद्ध चरित पूछ ले तो दोस्तों इसके लेखक हैं अश्वघोष। और अगर पंच सिद्धांतिका के पूछ ले तो दोस्तों इसको बताना है वरामिरी। फिर सूर्य सिद्धांत किसने लिखा है? तो ये हमारे आर्यभट्ट ने लिखा है, और आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? शून्य का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर पूछ ले अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो क्या बताएंगे दोस्तों? अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य। कौटिल्य को अन्य नाम से जाना जाता है। अन्य नाम इनके कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएगा दोस्तों चाणक्य, और इनका और एक तीसरा नाम है विष्णुगुप्त। क्या बताओगे दोस्तों? विष्णुगुप्त। फिर है हमारा लीलावती। लीलावती के लेखक हैं दोस्तों भास्कर। कौन है दोस्तों? भास्कर। फिर अष्टाध्यायी के अगर पूछ ले तो आपको बताना है पाणिनि है। क्या है दोस्तों? पाणिनि। और ये प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलो फिर आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? बताइए पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो ये हुआ था हमारे नवपाषाण काल में, नवपाषाण युग में दोस्तों। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रारंभिक मानव का प्रथम पालतू पशु कौन था? बताइए प्रारंभिक मानव का प्रथम पालतू पशु कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता। क्या होगा दोस्तों? कुत्ता। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? बताइए भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन है? सामवेद। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सामवेद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है? बताइए ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो गद्य और पद्य दोनों में है? बताइए कौन सा? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो यजुर्वेद है ये दोस्तों गद्य व पद्य में दोनों में लिखा गया। ध्यान रखना दोस्तों। फिर दोस्तों यहाँ से मैं वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ। पहला प्रश्न है योग निवारण का उल्लेख किस वेद में किया गया? बताइए योग निवारण का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो इस क्या बताएंगे दोस्तों? तो इसको बताएंगे अथर्ववेद में। रोग निवारण का उल्लेख अथर्ववेद में है। फिर सबसे प्राचीन वेद दोस्तों अगर पूछे तो ये हमारा ऋग्वेद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऋग्वेद। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? बताइए सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो बताइए ये हमारा मत्स्य पुराण है जो सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति ग्रंथ कौन सा है? अगर स्मृति ग्रंथ दोस्तों आ जाए तो ये हमारा सबसे प्रमाणिक है मनुस्मृति। कौन सा है दोस्तों? मनुस्मृति। ध्यान रखना है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है टेशियस कहाँ का रहने वाला था? तो दोस्तों ये ईरान का राजवैद्य था। कहाँ का था दोस्तों? ईरान का राजवैद्य। टेशियस कहाँ का रहने वाला था? तो दोस्तों ये बताएंगे आप ईरान का राजवैद्य था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा डायमेकस किसके राज दरबार में आया था? बताइए डायमेकस दोस्तों ये बिंदुसार के राज दरबार में आया था। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर हमारा अगला प्रश्न है नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? बताइए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लिनी। फिर अगला प्रश्न हमारा चीनी यात्री फायन किसके शासनकाल में आया? तो दोस्तों ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय।
किसके शासनकाल में आया दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा, फाहियान ने किस राज्य की जनता को सुखी और समृद्धि बताया? बताइए। जो चीनी यात्री फाहियान था उसने भारत की किस राज्य को सुखी और समृद्धि बताया? बताइए। तो ये था दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश चूंकि, चलो छोड़ो रहने दो, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए। हर्षवर्धन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये वेनस्यांग के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में दोस्तों? वेनस्यांग के। फिर अगला हमारा प्रश्न है, वेनस्यांग ने भारत में किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो दोस्तों ये इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किसमें है दोस्तों? तो ये है हाथी गुम्फा अभिलेख में। किसमें है दोस्तों? ये है हाथी गुम्फा अभिलेख में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर हमारा अगला प्रश्न है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है एपिग्राफी। क्या बताओगे दोस्तों? एपिग्राफी। आगे बढ़ते हैं। फिर आग का आविष्कार कब हुआ था? बताइए। आग का आविष्कार दोस्तों पुरापाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? पुरापाषाण काल में। हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? बताइए। तो ये था दोस्तों तांबा का प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के द्वारा बनाए जाने वाला पहला औजार। मनुष्य ने कौन सा पहला औजार बनाया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल्हाड़ी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, कृषि का आविष्कार कब हुआ था? बताइए। तो कृषि का आविष्कार दोस्तों नवपाषाण काल में हुआ था, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? बताइए। सिंधु सभ्यता की खोज हमारे राय बहादुर और दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? राय बहादुर और दयाराम साहनी ने। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो सिंधु सभ्यता की खोज दोस्तों 1921 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे बड़ा है? बताइए। तो ये है हमारा मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान, लरकाना के पाकिस्तान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, भारत की सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? अगर सिंधु घाटी शब्द आ जाए तो मोहनजोदड़ो, अगर शब्द भारत जुड़ जाए, भारत की सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो दोस्तों राखी गढ़ी बताना है। क्या बताना है? राखी गढ़ी। ध्यान रखना है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न है, अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ? बताइए। अग्निकुंड के जो साक्ष्य हैं कहाँ से प्राप्त हुए? बताइए। अग्निकुंड के बताइए साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? साक्ष्य दोस्तों ये लोथल से प्राप्त हुए हैं। फिर अगला है, सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? बताइए। तो ये थी भाव चित्रात्मक। क्या थी दोस्तों? भाव चित्रात्मक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की लिपि लिखी जाती थी। बताइए। सिंधु सभ्यता की लिपि लिखी जाती थी दोस्तों दाएं से बाएं ओर, दाएं से बाएं ओर। और हमारा अगला दोस्तों प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली कौन सी सभ्यता थी? तो दोस्तों ये थी सबसे पहले लेखन कला किस सभ्यता में विकसित हुई थी? बताइए दोस्तों। लेखन कला की प्रणाली किस सभ्यता में विकसित हुई थी? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमेरिया की सभ्यता। तो दोस्तों ये थे हमारे इतिहास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक भी वीडियो हमारी पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी ऐसी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवा सकूँ। जय हिंद दोस्तों।